हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया सेटलमेंट ऑफ अकाउंट ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम हम अकाउंट को किस तरह से सेटल करते हैं। कोई भी फर्म को लॉस हुआ तो उसे कैसे पे करना है, और अगर एसेट को सेल करने से जो भी अमाउंट रियलाइज हुई उसको किस तरह से पेमेंट करने में यूज करने, ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया। आज हम डिस्कस करते हैं अकाउंटिंग प्रोसीजर ऑन डिसोल्यूशन ऑफ अ फर्म। मतलब डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम फर्म को कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट है फॉलोइंग अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड और ओपन टू क्लोज द बुक ऑफ अ फर्म ऑन डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन के टाइम बुक्स को क्लोज करने के लिए, फर्म की बुक्स को क्लोज करने के लिए कौन कौन से अकाउंट ओपन करने पड़ते हैं। सबसे फर्स्ट है रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे फर्स्ट फर्म ओपन करेगी रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट किस लिए ओपन किया जाता है कि जो सारी एसेट्स है उसको सेल कर दिया, लायबिलिटी की क्या कर दी, पेमेंट। एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम फर्म कौन कौन से अकाउंट प्रिपेयर करती थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या शो होता था कि एसेट्स में कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ। उसके बाद फर्म बनाती थी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जो किससे रिलेटेड होता था, रिलेटेड टू पार्टनर कैपिटल। और लास्ट में बनाती थी बैलेंस शीट कि फर्म के पास कितनी तो एसेट्स है, कितनी लायबिलिटी। वो था एडमिशन और रिटायरमेंट के टाइम। लेकिन अब है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, फर्म भी बंद हो गई तो कौन से अकाउंट प्रिपेयर होंगे, रियलाइजेशन अकाउंट। उसके बाद बनाएंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट। पार्टनर्स लोन अकाउंट के बाद बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में हम बनाएंगे कैश और बैंक अकाउंट। एक एक करके इन अकाउंट्स को डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट देखते हैं रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है, इट इज ओपन फॉर डिस्पोजिंग ऑफ ऑल द एसेट्स एंड मेकिंग द पेमेंट ऑफ क्रेडिटर। किस लिए ओपन किया जाता है, सभी एसेट्स को डिस्पोज ऑफ करने के लिए और जो भी क्रेडिटर की पेमेंट है उनकी पेमेंट करने के लिए। उसके बाद है इट इज अ नॉमिनल अकाउंट। ये जो अकाउंट है किसकी तरह है, नॉमिनल अकाउंट की तरह है। आपने पढ़ा है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। जो रियलाइजेशन अकाउंट है वो एक नॉमिनल अकाउंट है। मेन पर्पस ऑफ सच अकाउंट इज टू फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड पेमेंट ऑफ लायबिलिटी। मेन पर्पस क्या है इस अकाउंट को बनाने का, ये देखने के लिए कि फर्म को रियलाइजेशन के बाद कितना तो प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस। अब हम डिस्कस करते हैं एंट्रीज इन रियलाइजेशन अकाउंट की। जो हम रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे उसमें किस तरह से एंट्री पास होगी। सबसे फर्स्ट है फॉर क्लोजिंग एसेट्स अकाउंट। सबसे पहले जो भी फर्म का एसेट्स अकाउंट है उसको क्लोज कर देंगे। कैसे क्लोज करेंगे, ऑल एसेट्स ऑफ अ फर्म एक्सेप्ट कैश और बैंक। सभी की सभी एसेट्स किसको छोड़कर, कैश और बैंक को छोड़कर। ट्रांसफर्ड एट बुक वैल्यू, कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ट्रांसफर इन रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और किस पर ट्रांसफर करेंगे, एट बुक वैल्यू पर। और ये एंट्री पास होगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सैंड्रीज एसेट्स अकाउंट। ये किस लिए एंट्री पास की कि एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया कहाँ, रियलाइजेशन अकाउंट में, और किस पर ट्रांसफर करेंगे, एट बुक वैल्यू पर। कौन कौन सी एसेट्स को ट्रांसफर नहीं किया जाएगा, सबसे फर्स्ट है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट देख लेते हैं क्या होती है। फिक्टिशियस एसेट, रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड सप्रेडेबल। जो भी होता है ये इसको राइट ऑफ करते हैं किसी भी पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में। एक बार तो इसके अमाउंट को जो राइट ऑफ किया कहाँ शो करेंगे, P&L में। बाकी जो अमाउंट है उसको क्या कर देंगे, कैरी फॉरवर्ड, और कहाँ शो करेंगे, बैलेंस शीट में। उसके बाद है डेबिट बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। जो भी P&L अकाउंट का डेबिट बैलेंस है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जो किसी करंट अकाउंटिंग पीरियड में तो किए जाते हैं लेकिन जो इनका बेनिफिट है वो हमें आने वाले समय में मिलता है, जैसे एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गई, इस तरह से। आर नॉट ट्रांसफर्ड इन दिस अकाउंट, ये ट्रांसफर नहीं होंगे रियलाइजेशन अकाउंट में। एक तो फिक्टिशियस एसेट्स, एक डेबिट बैलेंस ऑफ P&L और एक डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रांसफर नहीं होंगे, बल्कि ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और जब हम इनको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू P&L अकाउंट टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और ये किस रेशियो में ट्रांसफर करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। जिस रेशियो में वो अपना प्रॉफिट डिवाइड करते हैं उसी रेशियो में हम ये ट्रांसफर कर देंगे। इसके बाद क्या है, अगर इफ देयर इज एनी प्रोविजन अगेंस्ट सच एसेट्स सच एज अ प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। अगर कुछ भी प्रोविजन है इन एसेट्स के अगेंस्ट, जैसे प्रोविजन फॉर बैड डेट्स हो गया, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन हो गया, कोई भी प्रोविजन हो गया, तो क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट जो एसेट होगी उसको तो कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में, वो भी बुक वैल्यू पर। और जो प्रोविजन होगा, प्रोविजन क्या होगा, फर्म की एक तरह से लायबिलिटी हो गई, इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। और क्या एंट्री पास करेंगे, सबसे फर्स्ट एसेट को ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो भी प्रोविजन होगा उसको हम ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट साइड में। सबसे फर्स्ट एंट्री क्या पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर।
ये तो क्या था कि एसेट को ट्रांसफर कर दिया रियलाइजेशन अकाउंट में, उसके बाद जो प्रोविजन है उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन में। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास डेटर थे 55,000 के और कंपनी ने प्रोविजन बना रखा है, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स 5,000 का। अब क्या करेंगे, एसेट कितने के, 50,000 की, 55,000 की, 55,000 को तो कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और जो भी प्रोविजन था, प्रोविजन कितने का था, 5,000 का, 5,000 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, क्रेडिट साइड ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। के बाद है फॉर क्लोजिंग लाइबिलिटीज अकाउंट। अभी हमने देखा कि एसेट्स अकाउंट को किस तरह से क्लोज करते हैं, अब है कि लाइबिलिटी अकाउंट को किस तरह से क्लोज करेंगे। लाइबिलिटी अकाउंट को क्लोज करेंगे तो क्या एंट्री पास होगी, सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। इससे पहले हमने क्या एंट्री पास की थी, जब हमने एसेट्स अकाउंट को क्लोज किया था तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट, लेकिन अब क्या एंट्री पास होगी, सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और कौन कौन सी एसेट्स ट्रांसफर नहीं होगी, कौन कौन सी लाइबिलिटी ट्रांसफर नहीं होगी। सबसे फर्स्ट है ओनली आउटसाइड लाइबिलिटी कैन बी ट्रांसफर, सिर्फ आउटसाइड लाइबिलिटी को ट्रांसफर करेंगे। आउटसाइड लाइबिलिटी का क्या मतलब है, जैसे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज हो गई, एक्सटर्नल लाइबिलिटी जैसे बीपी क्रेडिटर, इनको ट्रांसफर करेंगे। उसके बाद है पार्टनर लोन अकाउंट्स आर नॉट ट्रांसफर, अगर कोई भी पार्टनर का लोन अकाउंट है तो उसको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। या कोई भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जैसे जीआर, जीआर का यहाँ मतलब है जनरल रिजर्व, रिजर्व फंड, इनको ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। उसके बाद है दीज आर ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कहाँ ट्रांसफर होंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। और किस रेशियो में ट्रांसफर होंगे, इन डेट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। इसके बाद है अगर हमें वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है, कहाँ से बनाया जाता है, क्रेडिट आउट ऑफ प्रॉफिट। कहाँ से बनाया जाता है, प्रॉफिट में से। किसके लिए बनाया जाता है, टू मीट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन ऑफ वर्कर, मतलब वर्कर के क्लेम को कंपनसेट करने के लिए बनाया जाता है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। एक तो प्रॉफिट में से बनाया जाएगा और एक टू मीट द क्लेम ऑफ कंपनसेशन ऑफ अ वर्कर। अब है अगर इफ देयर इज नो लायबिलिटी अगेंस्ट द वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट कोई भी लायबिलिटी नहीं है तो क्या करेंगे, हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के पैसे को पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे। और क्या एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये किस में ट्रांसफर करेंगे, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। ये तो क्या था केस वन, अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अगेंस्ट। केस सेकंड क्या, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, क्या मतलब है कि अगर जो अमाउंट ऑफ लायबिलिटी है वो कम है लेकिन जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा है वो ज़्यादा है, तो क्या करेंगे, जितनी अमाउंट की लायबिलिटी है वो तो कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट में, और जो पैसा बचेगा वो हम किस में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। फॉर मतलब एंट्री क्या पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट जितने की लायबिलिटीज है, और टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो पैसा बच जाएगा वो किस में डिवाइड कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल में। इसके बाद क्या है, केस थर्ड क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, मतलब लायबिलिटी भी उतनी है जितने का हमने रिजर्व बना रखा है, तो क्या एंट्री पास होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब नेक्स्ट केस है केस नंबर 4, इसमें क्या है, इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, यहाँ पर अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा है किससे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से, तो हम क्या एंट्री पास करेंगे, जो सारी की सारी अमाउंट है वो हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। और क्या एंट्री पास करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ जितने अमाउंट की लायबिलिटी होगी वो ट्रांसफर होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं, सबसे फर्स्ट केस 1 के अकॉर्डिंग एग्जांपल देते हैं। अब कोई भी लायबिलिटी नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का हम मान लेते हैं कि हमारे पास कितना है 20,000, और हमारे पार्टनर कौन है, ए और बी, और वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी क्या है 1:1। अब इस केस में क्या है, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, अगर कोई भी लायबिलिटी नहीं होगी तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का पैसा डिवाइड कर देंगे पार्टनर में। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ कितने का है 20,000, क्या एंट्री पास हो जाएगी टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल, 1:1 में बांटते हैं 10,000 इसके और 10,000 इसके।
ये तो क्या था केस 1। केस 2 में क्या था कि अमाउंट ऑफ लायबिलिटी क्या है लेस। इसका मतलब फॉर एग्जांपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो है हमारे पास 20,000 का, मतलब हमने रिजर्व में पैसा डाल रखा है 20,000 और इसके अगेंस्ट लायबिलिटी है 8,000 की। अब कैसे एंट्री पास होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का था? 20,000 का। लायबिलिटी थी इसके अगेंस्ट 8,000 की, और जो बच जाएगा वो हम किस में डिवाइड कर देंगे? पार्टनर्स में। मतलब कहाँ ट्रांसफर हो जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब क्या है? अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज इक्वल टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो भी कितने का था? 20,000 का, और जो लायबिलिटी है इसके अगेंस्ट वो भी कितने की है? 20,000 की। तो 20,000 की 20,000 को कहाँ ट्रांसफर कर देंगे? रियलाइजेशन अकाउंट में। मतलब यहाँ भी 20,000 और यहाँ भी 20,000। नेक्स्ट चीज क्या है? इफ द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब क्या है? अमाउंट ऑफ लायबिलिटी ज्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में। हम ये मान लेते हैं कि लायबिलिटी तो कितने की है? 25,000 की, और जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में पैसा है वो कितने का है? 20,000 का। अब रिजर्व में तो कितना पैसा है? 20,000, लेकिन लायबिलिटी कितने की है? 25,000 की। तो कितना पैसा ट्रांसफर होगा? सिर्फ 20,000। क्लियर? इसके बाद है फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। अगर हम एसेट्स को सेल करते हैं तो किस तरह से एंट्री पास होगी? सबसे फर्स्ट है व्हेन द एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश। अगर हमने एसेट्स को किस में सेल किया? कैश में सेल किया। व्हेन एसेट्स आर सोल्ड फॉर कैश, अगर कैश में सेल किया तो क्या एंट्री पास होगी? कैश आएगा फर्म के पास तो क्या एंट्री पास करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये तो क्या था? जब हम कैश में सेल करें। अगर कैश में ना सेल करें, कोई भी एसेट है, अगर पार्टनर ले लेता है कोई भी, व्हेन द एसेट्स इज टेकन बाय वन ऑफ अ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर ने ले ली तो क्या एंट्री पास होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्योंकि यहाँ फर्म के पास कैश तो आया नहीं, बल्कि जो फर्म की एसेट थी वो किसने ले ली? पार्टनर ने। तो क्या एंट्री करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर सेटल्ड अगेंस्ट एनी लायबिलिटी इन फुल सेटलमेंट, अगर कोई भी एसेट का पैसा हम किसी लायबिलिटी के अगेंस्ट सेटल कर देते हैं और फुल सेटलमेंट में, तो कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। दोबारा से देख लेते हैं। अगर एसेट्स कैश में सेल की है तो एंट्री पास करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। अगर किसी पार्टनर ने ले ली तो क्या एंट्री पास होगी? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और अगर किसी लायबिलिटी की अगेंस्ट सेटल हो जाती है तो क्या? कोई भी एंट्री पास नहीं होगी। ये तो क्या था? फॉर द रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, जो भी एसेट्स को सेल करते हैं उससे जो पैसा मिलता है। अब है फॉर द पेमेंट ऑफ आउटसाइड लायबिलिटी। अगर आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो क्या एंट्री पास करनी है? सबसे फर्स्ट है पेड इन कैश। अगर जो आउटसाइड लायबिलिटी की पेमेंट है वो किसने की है? कैश में। अगर कैश में पेमेंट की है तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्यों? फर्म में से कैश चला गया तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। उसके बाद है एनी पार्टनर्स एग्री टू टेक द लायबिलिटी। अगर किसी पार्टनर ने वो लायबिलिटी ले ली, अगर पार्टनर ने लायबिलिटी ले ली तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दो केस थे, या तो कैश में पे करना या किसी पार्टनर ने ले ली। अगर कैश में पे की थी तो रियलाइजेशन टू कैश, और अगर किसी पार्टनर ने ले ली तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद देखते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस। अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट करनी है तो किस तरह से एंट्री पास आउट होगी? सबसे फर्स्ट है बोर्न और पेड बाय फर्म इन कैश। अगर वो बोर्न भी फर्म ने किया है और पेड भी किसने किया है? फर्म ने। और किस में पे किया है? कैश में। तो क्या एंट्री पास होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। कैश में पे किया तो एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। इसके बाद नेक्स्ट है बोर्न बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। वो जो एक्सपेंस है बोर्न तो किसने किया है? फर्म ने, लेकिन जो पे है वो किसने किया है? पार्टनर ने। तो क्या एंट्री पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब है बोर्न बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म। अब बोर्न तो किसने किया है? पार्टनर ने, लेकिन वो पे किसने किया है? फर्म ने। तो क्या एंट्री पास करेंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब यहाँ क्या है? एग्री टू पे द फिक्स अमाउंट टू पार्टनर टुवर्ड रियलाइजेशन अकाउंट। कि फिक्स अमाउंट पे कर दी किसी भी पार्टनर को एक्सपेंस पे करने के लिए रियलाइजेशन की। फॉर एग्जांपल जैसे 25,000 किसी भी पार्टनर को दे दिए। अब जो एक्सपेंसेस है वो 20,000 के हो चाहे 25 के, लेकिन उसको एक फिक्स अमाउंट पे कर दी तो एंट्री क्या पास करेंगे? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चार केस थे यहाँ, बोर्न और पेड बाय फर्म इन कैश। बोर्न भी फर्म पे कर लिया और पे भी फर्म कर लिया कैश में। एंट्री पास करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश।
यहाँ क्या है, बोन बाय फर्म और पेड बाय पार्टनर। बोन कौन कर रहा है, फर्म, और पे कौन कर रहा है, पार्टनर, तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट है बोन बाय पार्टनर और पेड बाय फर्म। बोन कौन कर रहा है, पार्टनर, और पे कौन कर रही है, फर्म, तो क्या एंट्री पास होगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद क्या, अगर फिक्स अमाउंट किसी भी पार्टनर को पे कर दी जाती है रियलाइजेशन एक्सपेंस के लिए, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके बाद है फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट को जब हम क्लोज करते हैं तो क्या एंट्री पास होगी, या तो प्रॉफिट होगा रियलाइजेशन अकाउंट से, या क्या होगा, लॉस। अगर प्रॉफिट होगा तो क्या एंट्री पास करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और ये जो प्रॉफिट है पार्टनर डिवाइड करेंगे कौन सी रेशियो में, इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके बाद क्या, इफ अकाउंट डिस्क्लोज लॉस, अगर अकाउंट लॉस डिस्क्लोज करते हैं, मगर मतलब अगर रियलाइजेशन अकाउंट से हमें क्या होता है, लॉस, तो वो क्या डिवाइड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। और लॉस भी किस रेशियो में डिवाइड होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। हमने क्या देखा, सबसे फर्स्ट एसेट्स अकाउंट क्लोज करने की एंट्री, उसके बाद हमने देखा लायबिलिटी अकाउंट क्लोज करने की एंट्री, उसके बाद हमने देखा कि फॉर पेमेंट ऑफ, फॉर रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स, फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी, उसके बाद देखा फॉर पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, और लास्ट एंट्री हमने क्या देखी, फॉर क्लोजिंग रियलाइजेशन अकाउंट। इसके बाद हम देखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। इसके बाद है फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट की, रियलाइजेशन अकाउंट का फॉर्मेट किस तरह से तैयार करना है। सबसे फर्स्ट एसेट को ट्रांसफर करना था रियलाइजेशन अकाउंट में, तो क्या लिखेंगे, टू ऑल एसेट्स। किस किस को ट्रांसफर नहीं करना था, फिक्टिशियस एसेट्स को, या कैश या बैंक को। उसके बाद है टू कैश और बैंक, अगर किसी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो यहाँ आएगा टू कैश और बैंक। अगर लायबिलिटी कोई पार्टनर ले लेता है तो टू पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर रियलाइजेशन एक्सपेंस को कैश में पे किया तो टू कैश या बैंक। इसके बाद अगर प्रॉफिट होता है तो क्या होगा, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट फॉर ट्रांसफरिंग प्रॉफिट। इसके बाद है टू सन्डे लायबिलिटीज, कौन कौन सी लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करनी थी, रिजर्व, कैश, सॉरी एक्सक्लूडिंग रिजर्व, लोन। उसके बाद है बाय प्रोविजन ऑन एसेट्स, किसी भी एसेट्स के ऊपर प्रोविजन था, जैसे प्रोविजन ऑन डाउटफुल डेब्ट्स या प्रोविजन ऑन डेप्रिसिएशन, वो ट्रांसफर करेंगे। इसके बाद बाय कैश, कैश किसके लिए, अगर किसी एसेट्स को सेल किया तो बाय कैश, सेल ऑफ एसेट्स। अगर कोई एसेट पार्टनर ले लेता है तो बाय पार्टनर कैपिटल अकाउंट्स। और अगर लॉस है तो उसको ट्रांसफर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये तो लॉस को ट्रांसफर किया था और ये क्या था, प्रॉफिट को ट्रांसफर किया था। ये है फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट।